राघव चड्ढा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि वो युवा नेता है जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। और ये सच भी है, क्योंकि जहाँ पे 90% पॉलिटिशियंस को ढंग से बात करने नहीं आती, इनको देखते ऐसा लगता है ये पढ़े लिखे भी नहीं है, वहीं पर राघव चड्ढा काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको ढंग से बात करने भी आती है। जहाँ पे दूसरे पॉलिटिशियंस को ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं आता, चाय समोसे की बात करते रहते हैं, वहीं पर राघव चड्ढा के जो पॉइंट्स होते हैं काफी सटीक और रिलेटेबल होते हैं। जहाँ पे दूसरे पॉलिटिशियंस के पास एक से बढ़ के काला धन, दुनिया भर के क्रिमिनल केसेस, वहीं पे राघव चड्ढा के ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं। लेकिन फिर भी राघव चड्ढा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर उससे पहले जान लेते हैं राघव चड्ढा है कौन। अब राघव चड्ढा के अगर पास्ट को देखोगे तो ये पैदाइशी नेता नहीं है, ना ही इन्होंने कॉलेज टाइम पे किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बल्कि ये तो एक सीधे साधे पढ़े लिखे इंसान थे, जिसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपने पार्टी में लाए और देखते ही देखते ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गए। और जब आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को लेके आई थी अपने साथ, उन दिनों काफी सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि उन दिनों टीवी डिबेट्स काफी तेजी से बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे भी काफी तेजी से पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा था, और अर्बन ऑडियंस भी अब धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंशियल होते जा रही थी। साथ के साथ कम्युनिकेशन पावर बन चुका था, मतलब जिसको बात करने आती है वही सत्ता में रहेगा, जिसको बात करने नहीं आती है वो सत्ता से बाहर जाएगा। अगर हम इनके प्रोफाइल की बात करें तो राघव चड्ढा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रखी है, ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। जहाँ पे दूसरी पार्टी अपनी लेगेसी को मेंटेन करने पे लगे हुए थे, वहीं पर राघव चड्ढा एक ऐसी शुरुआत कर रहे थे जहाँ से उनको अपनी लेगेसी खुद बनानी थी। और आम आदमी पार्टी में इनको काफी अच्छे रोल दिए गए थे, जैसे कि पॉलिसी को समझना, लीगल और टेक्निकल काम करना, या फिर आम आदमी पार्टी का बिहाइंड द सीन देखना। कुल मिला के आम आदमी पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करना है आम जनता की नजर में, उसमें राघव चड्ढा एक मास्टरमाइंड थे। और राघव चड्ढा को ये काम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को भी आसानी से समझा सकते थे, किसी भी नेता से अच्छा खासा आर्गुमेंट कर सकते थे। इनफैक्ट जब ये डिबेट करने आते थे तो अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि राघव चड्ढा से डिबेट करने का मतलब है अपनी नैया डुबाना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप राघव चड्ढा से डिबेट कर ही नहीं सकते। साथ के साथ राघव चड्ढा की जो स्पीकिंग स्टाइल थी, जो उनके बोलने का तरीका था, वो काफी ज्यादा अच्छा था। और आज के टाइम पे आपको अच्छे से पता है, सदियों से चलता आ रहा है, जिसको भी बोलना आता है सत्ता उसी के पास होता है। और आम जनता की नजर में भी राघव चड्ढा की अगर आप पर्सनालिटी देखोगे तो वो काफी ज्यादा काम और कंपोज नजर आते हैं, कहीं पे भी स्ट्रेस लेते हुए नजर नहीं आते। और अगर आप इनकी पर्सनालिटी को ध्यान से देखोगे, जहाँ पे दूसरे नेता चिल्लाने पे यकीन रखते हैं, किसी भी भाषण में बस बेबाक चिल्ला दो, उनको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, वहीं पर राघव चड्ढा पूरी तरीके से काम एंड कंपोज, इनको शाउटिंग में किसी भी तरीके का यकीन नहीं था, ये धीरे बोलते थे लेकिन जो बोलते थे काफी सटीक बोलते थे। और फिर 2019 का वक्त आता है जब ये लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन ये हार जाते हैं। और फिर 2020 में ये राजेंद्र नगर असेंबली की सीट जीत जाते हैं। अब ये स्पोक पर्सन नहीं रह चुके थे, एक इलेक्टोरल लेजिटिमेसी बन चुके थे। और फिर वक्त आता है 2022 का, जब इनको राज्यसभा की एक सीट मिल जाती है पंजाब में। और राज्यसभा की सीट मिलने का मतलब है अब आप अपने मुद्दे नेशनल लेवल पे उठा सकते हो। और इनको MP चुना ही इसलिए गया था क्योंकि जो इनकी पॉलिसी और टेक्निकल नॉलेज थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी ये भी वन ऑफ द बेस्ट थी, प्लस इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफी ज्यादा मीडिया फ्रेंडली थी। और भारत के अंदर ऐसे बहुत कम नेता है जिनके अंदर इतनी सारी क्वालिटी एक ही बंदे के अंदर हो। प्लस आम आदमी पार्टी की जो इमेज थी, क्लीन पॉलिटिक्स, एजुकेटेड पॉलिटिशियंस, ऐसे मुद्दे उठाना जो बाकी सरकार नहीं उठा रही, उस मुद्दे के अंदर राघव चड्ढा बिल्कुल ही फिट बैठते थे। लेकिन फिर भी इसमें एक ट्विस्ट है, राघव चड्ढा एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट भी थे। और पॉलिटिकल प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा है कि उनको एक पर्पस के लिए लाया गया था, सही समय पे सही चीजें की गई थी। जब लोगों को युवा नेता की जरूरत थी तब राघव चड्ढा को लाया गया, जब लोगों को एक एजुकेटेड नेता की जरूरत थी तब राघव चड्ढा को लाया गया। और इनकी एक ऐसी मार्केटिंग की गई कि ये जितने बड़े थे भी नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा दिखाया गया। क्योंकि अगर आप राघव चड्ढा के पैटर्न को देखोगे उससे साफ साफ पता चलता है ये PR के लिए खेलते हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ऐसे तमाम क्लिप्स मिल जाएगी जहाँ पे एक बंदा इनको रिकॉर्ड करता है दूर से संसद में जाते हुए आते हुए, फिर वो उसका या तो मर्ज करके क्लिप बना देते हैं, एडिट बना देते हैं, या फिर एक सेपरेट वीडियो ही अपलोड कर देते हैं। ये आम लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जितने भी लोग क्रिएटर इकोनॉमी में है, या फिर PR अकेडमी में है, या फिर PR कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर क्लिपिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको अच्छे से समझ में आ रहा है राघव चड्ढा यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस दिखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसा नेता जिसका मकसद ही दिखना हो और वो पढ़ा लिखा हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे मुद्दे उठाएगा जो काफी ज्यादा रिलेटेबल है, काफी ज्यादा वायरल जा सकते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। अब राघव चड्ढा ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी उठाए, जैसे कि गिग वर्कर्स के लिए। सर मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। अब मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने पॉइंट्स उठाए, मुद्दा ये है इस पॉइंट को इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि इनके बोलने के बाद कुछ एक्शंस हुए और इसके कारण ये एक्स पे एक्सपोज हो गए कम्युनिटी नोट के द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं, राघव चड्ढा देश के कुछ गिने चुने ऐसे डिस्टिंग्विश्ड लॉ मेकर्स में से है जिनकी मौका परस्ती ट्विटर तक पर दर्ज हो रखी है ऑफिशियली। कम्युनिटी नोट इनके अगेंस्ट पोस्टेड है, इनकी मौका परस्ती को हाईलाइट करते हुए। ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये डिलीवरी बॉयज वगैरह जो वर्कर्स हैं, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 में पास हो चुका, ये भाई साहब आते हैं और उसका क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं। आसान भाषा में गिग वर्कर्स के लिए जो कानून आना था वो तो वैसे भी आना था, बहुत पहले से ही बात चल रही थी, 2020 से बात चल रही थी। बस उस कानून के आने से थोड़ा पहले इन्होंने उसके ऊपर बात छेड़ दी और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उनके बोलने के बाद ये एक्शन हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स उठाए, जैसे कि 28 दिन का बिल साइकिल नहीं होना चाहिए,
दूसरे देशों में 30 दिन का बिल साइकिल होता है, जिसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। राघव चड्ढा जैसा पॉइंट कोई दूसरा नेता उठाता ही नहीं है। दूसरे नेता एकदम एक नंबर के घोड़े होते हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछो ना मध्य प्रदेश के, आपको अच्छे से पता होगा पानी पीने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। जब उनसे पूछा गया तो वो नेता जो भी था वो कहता है कि ये सब फालतू सवाल ना पूछो। उसके कंपैरिजन में राघव चड्ढा एटलीस्ट अच्छा पॉइंट तो उठा रहे हैं, पर फिर भी इनके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो ऐसा लगता है पीआर के लिए उठा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझो। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स के कारण इंस्टाग्राम पे न जाने कितने ही क्रिएटर्स ने अपना अकाउंट खो दिया, न जाने कितने ही क्रिएटर्स ने पैसे देने पे मजबूर हो गए। और वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पे बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी फर्जी स्ट्राइक आई, जो कि फेयर यूज में आता है। वहां पे भी ANI ने वीडियो टेक डाउन करी। अगर ये लॉ आता है ढंग से, हालांकि लॉ है लेकिन वो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर राघव चड्ढा के हिसाब से ये लॉ पारित हो जाता तो बहुत सारे क्रिएटर्स को मदद मिल जाती। पर दिक्कत ये है, ये कॉपीराइट क्लेम को लेकर तो पहुंच उठाते हैं, पर जब आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करो, पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करो, वो वीडियो इंस्टाग्राम से हट जाए, ट्विटर से हट जाए, आपके अकाउंट को एक तरीके से शैडो बैन कर दिया जाए इंडिया में, उसके बारे में राघव चड्ढा कभी बात नहीं करते। और इनफैक्ट अभी सुनने में तो ये आया है एक्स के कुछ पोस्ट के हिसाब से इन्होंने बीजेपी के ऊपर जितने भी ट्वीट्स किए हुए थे पास्ट में, वो भी इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो खैर यही जाने, पर इससे एक चीज तो साबित होती है, राघव चड्ढा का पैटर्न साफ साफ बताता है कि जितने भी चीजें कर रहे हैं वो पीआर के लिए कर रहे हैं, या फिर दिखने के लिए कर रहे हैं, या फिर क्लिपिंग के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट ये जो उठाते हैं वो बस उठाते हैं, इसका ना कोई फॉलो अप आता है, ना इसका कभी बाद में बातचीत होती है, बस वो अटक के रह जाता है। और अभी हाल फिलहाल में राघव चड्ढा ने एक रिप्लाई वीडियो डाली जिसके अंदर उन्होंने धुरंधर का डायलॉग मारा, घाता को घायल नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो राघव चड्ढा को मार्केटिंग का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस इनको समय के साथ आया या पहले से था, ये तो खैर यही जाने, पर उनको एक एक चीज पता है कौन कौन सा डायलॉग मैं मारूंगा तो उस पर एक अच्छा सा क्लिपिंग बन सकती है, अच्छा सा रील एडिट हो सकता है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने राघव चड्ढा का एयरपोर्ट वाला इशू तो देखा ही होगा, जहाँ पे उन्होंने आवाज उठाई थी कि एयरपोर्ट पे जो खाना है वो सस्ता मिलना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली ये जो योजना थी बहुत पहले ही पास होने वाली थी, और इसके पास होने से कुछ ही देर पहले राघव चड्ढा ने वीडियो डाल दी कि हाँ ऐसा कुछ मुद्दा है, ये सब होना चाहिए। और उसके बाद जब ये मुद्दा आया तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि ये राघव चड्ढा के बोलने के बाद हुआ है। इसी को बोलते हैं सही टाइम पे सही मार्केटिंग करना। पर सरप्राइजिंगली एयरपोर्ट पर जो लोग ट्रैवल करते हैं उसमें से 80-90% लोग तो ऐसे होते हैं जो वहां का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर इतने गरीब नहीं होते कि 400-500 रुपए का खाना खाएंगे तो उनके जेब पे असर पड़ेगा। वहां पे टेक्निकली आम लोग तो ट्रैवल करते ही नहीं। इंडिया के बहुत सारी जनता ऐसी है जो कभी प्लेन में गए ही नहीं, उन्होंने बस प्लेन आसमान में देखा है, अंदर से कभी नहीं। इसके अलावा अगर राघव चड्ढा को आम लोगों की चिंता सच में होती तो 28 दिन के रिचार्ज प्लान के साथ साथ ये LPG इशू के ऊपर भी बात करते। और ये कहीं पे भी आपको ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हुए नहीं दिखेंगे जहाँ पे बीजेपी गलत साबित हो रही हो। और सरप्राइजिंगली जब आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल के अंदर जा रहे थे, उस वक्त राघव चड्ढा बहुत ही काम आ सकते थे आम आदमी पार्टी के लिए। उनके भाषण, उनके स्पीकिंग स्टाइल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती लोगों की नजर में। पर उस वक्त वो अपने आंखों के इलाज के बहाने विदेश चले गए। और जब आम आदमी पार्टी के सारे नेता बेकसूर साबित हो गए, उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे थे वो भी बेबुनियाद साबित हो गए, उस पर भी इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी। खैर देखो, इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये अच्छे से जानते हैं, हम नहीं। तो हो सकता है इनके और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण इन्होंने ना बोलना ही सही समझा। अब आते हैं थोड़ा सा टाइम में पीछे, जब राघव चड्ढा को पंजाब में राज्यसभा की सीट दी गई थी। क्या राघव चड्ढा वहाँ पे एक अच्छे नेता साबित हुए? इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो जब आपको राज्यसभा की सीट मिलती है तो ये महज एक सीट नहीं होती, आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। स्टेट के अंदर जितने भी इशू आते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको रेज करो या तो सॉल्व करो। लेकिन 2026 के दौरान आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, जैसे कि राघव चड्ढा जब भी पंजाब के अंदर थे राज्यसभा के दौरान, उन्होंने पंजाब से रिलेटेड एक भी इशू नहीं उठाया। और पंजाब के जो इशू हैं बहुत सारे कॉमन इशू आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, जैसे कि फार्म डिस्ट्रेस, ड्रग अब्यूज क्राइसिस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी टेंशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये सारे इशू पंजाब के कोर इश्यूज हैं। और आम आदमी पार्टी के हिसाब से राघव चड्ढा का ध्यान कभी स्टेट इशू पे था ही नहीं, उनका ध्यान केवल और केवल था सिर्फ रील्स बनाने पर। और शायद यही सब रीजन रहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पर्सनल ग्रजेस को पब्लिक कर दिया और राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की जो पोजीशन दे रखी थी उनको उससे हटा के अशोक मित्तल को दे दी। इन द एंड में यही कहना चाहूंगा, राघव चड्ढा ऊपर से तो काफी अच्छे पॉलिटिकल लीडर है, इनफैक्ट 90% पॉलिटिशियन से तो बेटर ही है। बाकी आपको राघव चड्ढा कैसे लगते हैं? क्या आपको इतने अच्छे लगते हैं कि आप उनसे शादी करोगे या फिर उनसे दूर रहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, मुझे गाली मत देना, न्यूज वगैरह कमेंट सेक्शन जाओ, न्यूयॉर्क मैन को गाली देके आओ, पर मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टाई बना रहा।